नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर रहती है आप सभी की नजर। न्यूज पंच में खबर की करेंगे पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर रहने वाली है हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो आपको बता दें कि न्यूज पंच के जरिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर लीक से जुड़ी हुई। पेपर लीक पर लगाम और नया विधेयक करेगा किस तरह से काम, विस्तार से करेंगे इस खबर पर बात और अपने संवाददाता से लेंगे एक एक अपडेट भी। साथ ही साथ न्यूज पंच में जो हमारी एक और खबर होगी वो होगी पेपर लीक से ही जुड़ी हुई, लेकिन आपको बताएंगे कि 47 अफसरों पर किस तरह से गाज गिरती हुई नजर आई है और अब क्या है एनटीए का अगला प्लान, आपको बताएंगे इसके बारे में भी। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी पश्चिम एशिया के हालातों से जुड़ी हुई, क्योंकि ईरान से आई है एक खबर। आपको बताएंगे भारतीयों से जुड़ी हुई ये क्या है खबर, विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में भी। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात सरकार के कड़े और बड़े कदम से जुड़ी खबर की करते हैं। दरअसल सरकार की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई और लिए जा रहे फैसलों से एक बात तो साफ है कि पेपर लीक अब जीरो टॉलरेंस है पेपर लीक पर। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। अब सरकार अगले सप्ताह में मॉनसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की पूरी तैयारी में है। इससे जुड़ा हुआ ताजा अपडेट अपने संवाददाता से लेंगे, उससे पहले एक नजर खास तथ्यों पर। तो आपको बता दें कि पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस है और पूरी तरह से एक्शन मोड में मोदी सरकार नजर आ रही है। लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, नए विधेयक की भी यहां पर बात की जा रही है। तो पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरह से किसी भी चीज को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई और उसके अलावा आपको ये भी एक अपडेट दें कि अगले सप्ताह संसद में पेश होगा बिल, यानी कि संसद में चल रहा है मॉनसून सत्र और अगला सप्ताह जो है वो शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मॉनसून सत्र में बिल पास कराने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। पेपर लीक रोकने पर सरकार का साफ तौर पर फोकस है, क्योंकि ये घटना, ये समस्या सिर्फ हाल की नहीं है बल्कि भविष्य की चिंता को देखते हुए सरकार कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जिसको लेकर के पुनरावृत्ति इस पूरे मामले की कभी भी ना हो। आपको बता दें कि पेपर लीक पर मौजूदा नियम क्या कुछ है, आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। पेपर लीक पर जो मौजूदा नियम है वो बताता है कि 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा 10 लाख तक जुर्माना गिरोह पर है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोई संगठित रूप से इस तरह के अपराध को अंजाम देता है, गिरोह के रूप में काम करता है, तो उस पर भी 5 से 10 साल की जेल का प्रावधान है। 1 करोड़ तक जुर्माना एजेंसी पर है, यानी कि जो एजेंसी है वो किसी तरह से इस तरह की संलिप्तता में पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना है। परीक्षा की लागत वसूली भी इसमें साफ तौर पर इसका प्रावधान करती है और 4 साल परीक्षा कराने पर बैन भी लगाया जा सकता है, यानी कि एजेंसी पर 4 साल का बैन भी लग सकता है। अब इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, मॉनसून सत्र चल रहा है और अगले सप्ताह की अगर हम बात करें तो शिक्षा क्षेत्र के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और कह सकते हैं कि शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसता हुआ अगला सप्ताह रहने वाला है। देखिए, 2024 में एक बिल पारित हुआ था संसद से और कानून बना था। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ कड़े प्रावधान लाए गए थे। अगर पेपर लीक होता है, संगठित पेपर लीक होता है, उसमें जुर्माने का प्रावधान था 1 करोड़ तक और 3 से 5 साल तक सजा की बात थी, जिसमें अगर आप कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई इस तरह से पेपर लीक करता है। अब जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, संभवतः सोमवार को या अगले हफ्ते वो बिल आएगा, जिसको कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें इन प्रावधानों को कड़ा किया जा रहा है। जो जुर्माना है उसे 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा, यानी 10 करोड़ रुपए तक, और सजा, न्यूनतम सजा संगठित अपराध में 10 साल कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ इसमें 2 बातें और जोड़ी गई है कि 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक तरह से स्थानांतरित करके
यानी जल्द से जल्द आरोपियों के मामले में उनको सजा दिलाने तक एक तरह से देखें वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और कुछ और प्रावधान होंगे, जब बिल आएगा तब विस्तार से पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सरकार कदम उठा रही है। कल हमने देखा एनटीए में जो इतने बड़े फैसले लिए गए, उससे पहले हमने देखा कि जब ये पेपर लीक सामने आया, किस तरह से परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा कराई गई सफलतापूर्वक। और आज आप देखिए छात्रों का कोई एक साल बर्बाद नहीं हुआ, ये सुनिश्चित सरकार ने किया। और अब बड़े रिफॉर्म्स की ओर, जिससे कि देश में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो नौकरी की परीक्षा हो या फिर प्रवेश परीक्षा हो, वो इतनी चुस्त दुरुस्त हो, इस तरह से उसमें तकनीक का उपयोग हो कि भविष्य में पेपर लीक की कोई संभावना ही ना बचे। उस दिशा में भी काम हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी का कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, जो एक कमेटी की रिपोर्ट थी उस पर तो विचार हो ही रहा है। दूसरी तरफ सरकार अगर कोई पेपर लीक की जरूरत करेगा भविष्य में, तो वो लंबे समय तक जेल में रहेगा, उसको ज्यादा जुर्माना देना होगा और जल्दी 3 महीने के भीतर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर, यानी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको, अगर वो दोषी है तो सजा हो जाएगी। तो ये एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तरफ भी सरकार आगे बढ़े। शैलेंद्र, यानी कि यहाँ पर एक बात तो साफ है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से बार बार छात्रों को और उनके पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, और वही विश्वास अब सरकार की कार्यशैली में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक मजबूती के साथ सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। देखिए, थोड़ा सा समझाया समय दीजिए। पेपर लीक की अगर घटना देखें तो ये कोई आज का विषय नहीं है। आप 3-4 दशकों में देखें तो पेपर लीक की कुछ घटनाएं होती रही, कुछ छोटे स्तर पर, कुछ बड़े स्तर पर, और उस पर जो भी कार्रवाई है वो एक तरह से उस पर प्रयास हुआ। लेकिन ये पहली बार एक तरह से देखें एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिसने 2024 में सोचा था कि एक कानून होना चाहिए जिसमें पेपर लीक की अगर कोई साजिश करता है, कोई उसमें कोचिंग माफिया अगर पेपर लीक पे संलिप्त होता है या फिर कोई भी संगठित तौर पर इसका प्रयास करता है, तो उसको सजा होनी चाहिए कड़ी और उस पर जुर्माना होना चाहिए। तो एक बेहतर कानून लाया गया। उससे पहले उतना कानूनी ढांचा नहीं था। 1986 में राजीव गांधी ने इसकी बात की थी, लेकिन कांग्रेस की तमाम सरकारें उसके बाद बनी, यूपीए की सरकार बनी, वो कानून लेकर नहीं आए। पहली बार ये काम एक तरह से देखें एनडीए के समय में हुआ। 2024 में कानून बना, बिल लाया गया। अब उस फीडबैक के अब बिल में कुछ और कड़े कानून की जो निश्चित तौर पर शैलेंद्र, और इसीलिए कानूनों में संशोधन का प्रावधान है कि जैसे जैसे समय की मांग होगी वैसे वैसे छात्र हित में फैसले उठाए जाएंगे। और हम देख भी रहे हैं, क्योंकि अगला हफ्ता जब हम कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है संसद के दोनों ही सदनों में। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये कार्रवाई एनटीए में व्यापक सुधार अभियान का हिस्सा है। अब एक तरफ परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए आउटसोर्सिंग जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनटीए ने अपने संगठनात्मक ढांचे को और भी अधिक पेशेवर और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्या है ये महत्वपूर्ण कदम, आइए जानते हैं। तो पेपर लीक पर लगाम, एक्शन लगातार किए जा रहे हैं। अब एनटीए की बात करते हैं, जहां पर अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आई है। 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पर दर्ज होंगे क्रिमिनल केस। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बात बताई जा रही है कि आपराधिक मामले भी इन पर दर्ज किए जाएंगे। एनटीए में सुधार अभियान के तहत ये पूरा की पूरा एक्शन लिया गया है और एक दिन पहले शिक्षा मंत्रालय सचिव भी बदले जा चुके हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से अब एनटीए भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है कि कैसे फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा सकता है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और आपको बता दें कि जल्द लागू होंगे तकनीक सुधार। कैसे हम तकनीक को और भी सुधार सकते हैं, तकनीक के साथ कदमताल करते हुए नजर आ सकते हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। नई टेस्टिंग व्यवस्था लागू करने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। पेपर लीक की जो तमाम घटनाएं हैं उन पर लगाम लगाने के लिए अब एनटीए भी नजर आ रहा है। कार्रवाई के साथ जवाबदेही भी
तय करनी होगी। यही सबसे बड़ी बात है कि कैसे जवाबदेही तय हो, और जब जवाबदेही तय होगी तो ही ये विश्वास सामने आ सकता है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं एनटीए को हम देखें तो एनटीए में भी अब किस तरह से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। एनटीए में वरिष्ठ पेशेवरों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। राधाकृष्णन समिति की सिफारिश थी, इन सिफारिशों पर एनटीए का बड़ा एक्शन नजर आया है। 4 महाप्रबंधकों की यहाँ पर बात करें तो इन पदों पर भर्ती निकाली गई है और नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। 3 वर्ष के संविदा आधार पर जीएम पदों पर भर्ती की जा रही है। यूपीएससी ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया, यानी कि आपको बता दें कि अब किस तरह से एनटीए में भी एक फिल्टर लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 47 अधिकारियों को 47 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद तुरंत ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अब जिस एनटीए का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो जरा विस्तार से आपको बता देते हैं कि आखिर ये एनटीए है क्या। आपको बताएं कि देश की ये प्रमुख परीक्षा संस्था है जो कि कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन करती है। नवंबर 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक स्वायत्त एजेंसी है, यानी कि ये स्वायत्त एजेंसी के तौर पर काम करता है और उसके साथ साथ एनटीए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करता है। न केवल नीट परीक्षा बल्कि कई सारी ऐसी एग्जाम होती है जिसको ये कंडक्ट कराने का काम करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर परीक्षा का संचालन और साथ ही साथ आपको बताएं कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर खास तौर पर फोकस रखा जाता है। तो एनटीए की हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या है, किस तरह से एनटीए काम करता है, किस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जाती है और आधुनिक तकनीक से प्रश्न पत्र तैयार करने का काम भी किया जाता है। तकनीक आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया है एनटीए के माध्यम से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की परीक्षाओं का संचालन एनटीए के माध्यम से कराया जाता है। कई सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जो कि एनटीए के माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है। परीक्षा प्रणाली में रिसर्च और नवाचार पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। अब विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञों का एक मजबूत नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी फोकस इसमें साफ तौर पर नजर आता है। तो इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी और साथ ही साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी। सबसे पहले रुक करते हैं अजीत का। अजीत, एनटीए ने जिस तरह से 47 कर्मचारी अधिकारियों को बर्खास्त किया और उसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है। एक बात इससे साफ संदेश निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये माने कि फुल प्रूफ प्लान के साथ अब एनटीए भी काम करने की शुरुआत कर चुका है? बिल्कुल संध्या, और जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे थे कि एनटीए में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत जो है वो हो सकती है, जिस तरीके से परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है नीट का लीक हुआ था, तो उसको लेकर लगातार जो है वो मंत्रालय संजीदा था और शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 जो अधिकारी कर्मचारी उनको बर्खास्त कर दिया है। न सिर्फ बर्खास्त किया है बल्कि उनके ऊपर जो है आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वहां पर उनका ट्रायल चलेगा। देखिए, एनटीए में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स कर्मचारी वहां पर थे जो काम कर रहे थे और उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि जो परीक्षा के जो पर्चा लीक हुआ था तो उनमें उनकी भूमिका लगातार बनी हुई थी, संदिग्ध भूमिका निकल के सामने आ रही थी। उसको लेते हुए ये गंभीर फैसला जो है, बड़ा फैसला जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इसके अलावा देखिए, एनटीए में बदलाव का दौर भी शुरू हो गया है। 4 जो है जनरल मैनेजर के पद जो है वो उसमें स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 16 यंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके पद स्वीकृत किए गए हैं। जो बड़े पद हैं 4, उसमें परीक्षा से लेकर मूल्यांकन और साइबर सिक्योरिटी ऐसे पद जो है स्वीकृत किए गए हैं, जो कि दिखाते हैं कि भविष्य में अब एनटीए जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजिटल होकर साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व देगा और आगे हो सकता है कि जो ये परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड हो, पूरी तरीके से सीबीटी मोड पर हो और बिल्कुल तरीके से साइबर सिक्योरिटी पर इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए ओएमआर सीट के माध्यम से जो है नीट की परीक्षा होती है, दूसरी परीक्षाएं होती हैं जिसमें कि लगातार गड़बड़ी की संभावना जो है वो बनी रहती है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं आसान भी होगा, सुविधाजनक होगा और एक सिक्योरिटी जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी। उसमें
में निगरानी रखी सकेगी और AI का उपयोग करके रियल टाइम आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है उस पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही आप जो बायोमेट्रिक है उसका उपयोग करके भी लगातार जो फर्जीवाड़ा होता है उसको रोक सकते हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि अब जो साइबर सिक्योरिटी का भी ज़्यादा फोकस किया जाए, साथ ही ऑनलाइन परीक्षा जो है उसको भी कंडक्ट कराने पर लगातार NTA फोकस कर रहा है और इसलिए ये सुधारों का दौर जो है ये शुरू हो गया है और इसके परिणाम जो है बहुत जल्दी दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर एक बदलाव का दौर यहाँ पर हम देख रहे हैं अजीत कि शिक्षा क्षेत्र में किस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं और छात्र हित की बात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर जी भी जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों की यहाँ पर बात हो रही है, किस तरह से ये जो समिति है इसकी जो सिफारिशें हैं कैसे ये शिक्षा तंत्र को और भी फुल प्रूफ प्लान के साथ सामने लाती है? कैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ छात्रों में एक विश्वास पैदा कर सकते हैं? देखिए संध्या, मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों में जो कोई घटना घटी है, जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था और जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय ने भी ये सोचा और प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि अब शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। देखिए 2 दिन पहले शिक्षा सचिव जोशी जी का तबादला कर दिया जाता है। अभी कल ही खबर आई थी कि 45 से ज्यादा अधिकारी को जो थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को और खास तौर से छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि भाई वो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्ध है। वो तमाम जो कमजोरियां रही है जिसके कारण पेपर लीक होते रहते, शिक्षा व्यवस्था के प्रश्न उठते रहते थे, वो पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाई, एक कड़ा कानून बनाने के लिए सरकार जा रही है। सोमवार को एक बड़ा कड़ा कानून पेपर लीक को लेकर सरकार संसद के अंदर लेकर आएगी और सरकार हर मोर्चे पर कर रही है। वहां कांग्रेस जनता पार्टी से भी संवाद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से युवाओं के साथ संबोधित किया था और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मिलियन व्यूज उसको मिले, मतलब फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल को जितना व्यूज मिले थे उससे ज्यादा व्यूज प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को मिले हैं। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। तो ये बता रहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करना चाहती है और सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री का क्या है, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सबसे संवाद करते रहते हैं। राधाकृष्णन जी की जो रिपोर्ट थी, मुझे लगता है कि अब उसे लागू करने की स्थिति पर सरकार पहुंच गई है और सरकार पहले उन तमाम कमजोर लिंक जो हैं उनको आइडेंटिफाइड करके उनको दुरुस्त करना चाहती है और एक बड़े फलक पर बड़े विस्तार के साथ बड़े अच्छे ढंग से इसे लागू करना चाहते हैं जिससे भविष्य में किसी भी तरीके की पेपर लीक की घटनाएं ना हो। और मुझे लग रहा है कि इसके लिए थोड़ा सरकार को समय देना चाहिए। यह 2 दिन या 4 दिन में होने वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार भी इस बात को मान के चल रही है कि थोड़ा वक्त लगे लेकिन व्यवस्था ऐसे सुनिश्चित हो कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। और मुझे लगता है कि अब सारा सिस्टम जो होगा एजुकेशन का, नीट का जो होगा, वो कंप्यूटर बेस पेपर पे जाएगा। मानवीय कम गलतियां ना हो, ह्यूमन एरर कम हो, इसके लिए पूरा कंप्यूटराइज किया जाए। और मुझे लगता है कि सरकार ये बता रही है कि भाई ये यूजीसी के जैसे एग्जाम में कभी कोई लीक नहीं होता है, वैसी व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित की जाए। तो सरकार तमाम शिक्षाविदों से बात कर रही है, राधाकृष्णन जी की रिपोर्ट का जिक्र कर रही है और सरकार खुद अपने अनुभव के हिसाब से चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, जो कि बार बार सामने आ रहा है कि सरकार की साफ तौर पर मंशा है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है। समीर जी, आप हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने रहिए, साथ ही साथ अजीत आप भी बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद न्यूज मंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से नीट पेपर लीक के बाद
सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि छात्रों का हित ही सर्वोपरि है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसके बाद कड़े कानून की बात भी यहां पर की जा रही है। और इसीलिए अगला सप्ताह जो रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। कल भी हमने देखा कि किस तरह से एनटीए ने कार्रवाई की है, 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा के लिए विशेष मेहमान समीर चौगाकर जी और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी संवाददाता अजित द्विवेदी। समीर जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से 47 अधिकारियों को तो बर्खास्त किया गया, लेकिन उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई है उसको यूपीएससी के तहत किया गया। इसको किस तरह से समझा जा सकता है और कैसे ये एक बड़ा संदेश यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले तमाम विभागों के सचिवों के साथ बैठक की थी और उस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का जो विशेष फोकस था वो शिक्षा क्षेत्र के अंदर था। और उसके अंदर शिक्षा सचिव ने और शिक्षा विभाग ने जो प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया था उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन का सलाह दी गई थी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में बहुत ज्यादा निगरानी की। और अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई जैसे यूपीएससी के एग्जाम में कभी लीक की खबर नहीं आती है, तो इसी शिक्षा व्यवस्था नीट को भी वैसा ही बनाया जाए कि इसके अंदर यूजीसी की तरह रहे, यूपीएससी की तरह रहे, कि इसमें कोई पेपर लीक की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और मुझे लग रहा है कि जो तमाम ऐसे अधिकारी थे जिनके ऊपर शक था कि जो इस जो माफियाओं से जुड़े हुए थे या इस मामले में उनकी कुछ संलिप्तता थी, तो मुझे लग रहा है कि पहले इसमें उनको हटा दिया गया। जो बहुत जरूरी है, शिक्षा विभाग से जुड़े ऐसे लोगों को निकालना बहुत जरूरी था, आइडेंटिफाइड करना जरूरी था, जो सरकार के अंदर की बातें बाहर बताते थे और जो पेपर लीक में कोई भूमिका निभा रहे थे। तो सरकार ने पहले जो घर के भेदिए थे उनको हटाने का काम किया है और सरकार अब प्रोफेशनल लोगों को जोड़ रही है, इसको प्रोफेशनल एजेंसी में कन्वर्ट कर रही है। तमाम बड़े शिक्षा विदों से सरकार बात कर रही है, तमाम प्रोफेशनल एजेंसीज जो है सरकार उनकी सलाह ले रही है। और खबर यह भी आ रही है कि सरकार ने इस संदर्भ में सिंगापुर की शिक्षा एजेंसी से भी बातचीत की है कि कैसे ऐसे कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जाए जिसमें ह्यूमन एरर कम हो और इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था हो कि किसी को भी इसकी भनक न लगे कि पेपर में क्या आने वाला है। तो सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि लगातार बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। सोमवार को जो बिल आने वाला है उसमें कड़े प्रावधान होंगे। उसके अलावा सरकार अपने विभाग के अंदर भी ऐसे तमाम चीजें इंप्लीमेंट करने वाली है कि भविष्य में इसकी स्थिति उत्पन्न ना हो, अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। तो मुझे लगता है कि शिक्षा सुधार फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में प्राथमिकता में सर्वोपरि है। और जिस तरीके से छात्रों के जो नाराजगी थी, प्रधानमंत्री जानते हैं कि छात्रों की नाराजगी किसी भी सरकार के लिए एक मुश्किल का सबब बन जाती है। आंदोलन चल रहा है, तमाम छात्र इसका समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार इससे बचना चाहती है और सरकार छात्रों को सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में ये जो अभी जो निश्चित तौर पर समझ लीजिए, जब हम पिछले कई सालों का जब हम देखते हैं तो कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, लेकिन अब वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए अब हम कड़ा कानून बनाएंगे, कड़े कानून के प्रावधान करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर पर जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अजित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुक करते हैं अब हमारी अगली खबर का, और आपको बता दें कि ईरान के क्षेत्रीय जल में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर हमला हुआ है। जहाज पर 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के सुरक्षित होने की पुष्टि की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब रुकेंगे ये हमले। विस्तार से इस खबर पर करेंगे बात अपने संवाददाता से। इससे पहले कुछ जानकारी आपके साथ कर लेते हैं साझा। तो आपको बता दें कि एलपीजी टैंकर दिशा से जुड़ा हुआ ये पूरा के पूरा मामला भारतीय क्रू वाले टैंकर पर हमला हुआ है। एलपीजी टैंकर दिशा पर हमला हुआ है। किस तरह से पश्चिम एशिया के हालात लगातार हम देख रहे हैं कि स्थितियां किस तरह से बिगड़ती नजर आती है, लेकिन यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जहाज़ों पर हमले भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। टैंकर पर मौजूद थे 28 भारतीय क्रू, हालांकि सभी सुरक्षित हैं। ईरान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ है और भारतीय दूतावास ने भी अपनी तरफ से कहा है कि वो लगातार दूतावास का कहना है कि वो लगातार संपर्क में है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एलपीजी टैंकर ईरान में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है। क्या पुष्टि की है? सभी 28 क्रू मेंबर्स जो हैं वो सुरक्षित है। साफ तौर पर ये कहा गया है, भारतीय दूतावास का बयान यहाँ पर सामने आया है। सभी 28 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास को जानकारी है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरान के समुद्री इलाके में हमला हुआ। इस जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। दूतावास संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और उन्होंने पुष्टि की है
कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। दूतावास स्थिति पर लगातार करीबी से निगरानी बनाए हुए है और संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क भी किया जा रहा है। तो ईरान में भारतीय दूतावास का बयान भी यहाँ पर निकल करके सामने आया है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब जहाज पर हमला हुआ है, इसको किस तरह से देखा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम एशिया के हालात है वो बनते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो 28 क्रू मेंबर्स सवार थे भारतीय, और ऐसे में हमला होना जहाज पर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, हमने ये सवाल बार बार विदेश मंत्रालय से पूछा है और हमें ये जवाब मिलता रहा है कि भारत सरकार जो स्थिति पर नज़र रखे हुए है और उसके अलावा साथ साथ जो संबंधित राजदूत हैं, उसमें संबंधित जो दूतावास है उस इलाके में, वो दूतावास भी लगातार सभी जहाज़ों के क्रू मेंबर्स के साथ संपर्क में है। भारत सरकार ने ये लगातार ये चेतावनी भी दी है कि जो भी क्रू मेंबर है उधर वो क्रू मेंबर सुरक्षित रहे, और यहाँ तक कि सरकार ने यह भी कहा सारे जहाज़ों से कि वो भारतीय क्रू मेंबर्स को उधर बहाल न करे। अब जो पहले से मौजूद है वो तो ठीक है, लेकिन अब नए क्रू मेंबर्स उस इलाके में बहाल न किए जाए। तो सरकार सावधानी बरत रही है, लेकिन मुश्किल ये है, देखिए कि जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति है, उस युद्ध की स्थिति में अगर कोई जहाज उस इलाके से गुजरता है तो निश्चित तौर पे वो खतरा है, और इसीलिए भारत ने लगातार इस बात के लिए हिदायत दी है कि कोई भी जहाज वहां से गुजरे अगर, जो खास करके जो भारतीय क्रू मेंबर हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि उधर वो एक जो सुरक्षा की स्थिति है उस सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में ही रख कर करें। हमें ये बताया गया कि तकरीबन 15,000 भारतीय क्रू मेंबर्स अभी भी उस इलाके में मौजूद है, पर्शियन गल्फ के इलाके में जो विभिन्न जहाजों पे हैं। वो जरूरी नहीं है कि भारतीय जहाज ही है, वो कई देशों के जहाज पे भारतीय क्रू मेंबर हैं, और भारतीय क्रू मेंबर की संख्या काफी है। और ये जो जहाज जा रहा था, ये जहाज दरअसल पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान की तरफ नहीं, बल्कि गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ की तरफ जा रहा था, और ईरान से सटे ही इलाके की तरफ से जा रहा था, पूर्वी छोर जो हो सकता है वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। तो ईरान जो जिस तरीके की अभी ईरान ने एक सख्त हिदायत दी है उस इलाके से गुजरने वाले जहाजों का, निश्चित तौर पर देखना होगा अखिलेश जी कि आखिर इस तरह के जहाजों पर हमले कब रुकेंगे और कैसे सामान्य हालात होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।